क्या है? हाँ बोलो। बना नहीं, कल एक एग्जांपल लिया था बॉसेस केबिन। हाँ तो इसमें सर एक चीज और हम ये लोग वायर हाँ तुम बोलते हो सुन रहे हैं। सर उसमें एक चीज और मतलब सोचने लगे कि केबिन क्या बॉस से बना होगा, तो उस वक्त हम लोगों ने सोचा गलत है बॉसेस केबिन। सर इसको बताइए, इसमें सोचने की कौन सी भांग है बेटा जो खत्म नहीं हो रही है? रात में बेटा ढंग का नशा किया करो। ऐसे विद्यार्थी जीवन में दूध उत्तम चीज है, रात में पी के सो। लेकिन तुम लोग बेटा भांग ले रहे हो। अरे मैंने बोला था मैंगो ट्री में किसी भी तरीके का पोजीशन लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ना तो अपॉस्ट्रोफी यूज होगा ना आपका ऑफ यूज होगा। रीजन भी ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन जो रिलेशन बताता है। लेकिन वही चंकी पांडे और परेश रावल का एग्जांपल दिया था कि ये बेटा तुम्हारे पापा हैं, तो जब ये ऑरिजिन यहीं से हो रहा है, ये ऑलरेडी इससे रिलेट हो रहा है, तो हमें इसके बीच में कुछ भी लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि इसके बीच में रिलेशन कायम है। ठीक है। अब जब बॉस केबिन की बात करी तो मैंने कहा इसको ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि केबिन बॉस से थोड़े ही बना। अगर केबिन बॉस से बना होता तो इसको लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन नहीं बना तो मैंने लगाया है। इसको लगा लो जरा सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको जेब में लेकिन इसका एक मतलब ये निकलता ना, मेरी बात ढंग से सुनते ही नहीं हो क्लास के अंदर। पैरों कोई का बात नहीं, पूछ सकते पैरों का बाहर पे ध्यान रखना, नहीं मोबाइल के साथ। समझे? नहीं तो वीडियो आज अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना दोबारा से। पूरे टाइम एक ही चीज सीख सीख के बताइए। तो भैया आगे बढ़ते हैं। सब बनाए दिमाग में कुछ भी नहीं है, क्या बता दूं आगे। हाँ ठीक है, आइए उसी का आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल की क्लास से कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि कल कौन सा रहा? 7वां लेक्चर था नहीं 8वां था, आज 9वां है। लिख देते हैं ताकि मुझे अपलोड करने में दिक्कत ना हो। 9 नंबर है सर आगे से 8 वीडियो से अपलोड करेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम रहने दो, जहाँ से तुम सोचना बंद कर दो वहाँ शुरू करते हैं। अभी सुबह सुबह मैंने 7वां अपलोड किया, 8वां कल का है, आज 9वां। वो एक दिन मैं डिले चल रहा हूँ, रात को मुझे याद नहीं रहता अपलोड करने का, ध्यान ही नहीं रहता। ठीक है, तसल्ली। चले आगे। तो हमने जो बच्चे कल नहीं आए थे पहले जाके उस वीडियो को देखेंगे, 8 नंबर जो आज अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज ये क्लास आपको नहीं समझ में आने वाली। ठीक है, बंद करो। दिखाई दे रहा? नहीं बंद ना करो। नहीं आप बिल्कुल नहीं दिख रहे। अरे हम ना दिखे, बोर्ड दिखे। बोर्ड दिख रहा है सर आप बोर्ड में कुछ लिखिए। हम गरीबों वाली क्लास की फीलिंग आ रही है। चलने दो, लिखा जाएगा। बात करी जाए बॉयज हॉस्टल। इनमें से कौन सा सही होगा? मैं नंबर दे देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कोई भी नहीं है। कौन सा सही होगा? कोई भी नहीं। कोई कह रहा कोई नहीं, कोई कह रहा है सेकंड, कोई थर्ड, कोई फर्स्ट। बताओ, बोलोगे मुझसे। पीछे वालों कौन सा अच्छा लग रहा? पहला तीसरा बिल्कुल गलत है। मुझे ये बिल्कुल गलत और कम गलत की परिभाषा कौन बताएगा? सर ये बिल्कुल गलत है, ये थोड़ा गलत है। थोड़े गलत में हमको 0.5 नंबर मिल जाता है। देखो बेवकूफों, अपने आप से एलिमिनेट करना सीखो। बॉयज हॉस्टल लिखा हुआ है तो ये हॉस्टल भी अपने आप में नाउन है, बॉयज भी अपने आप में नाउन है। दो नाउन एक साथ नहीं लग सकते, अदरवाइज ये मॉडिफायर का काम कर रहा हो। बात करी थी कल। अगर ये मॉडिफायर बन रहा हो, मॉडिफायर कौन बनता है? जो ऑलरेडी रिलेट हो। याद करिए, एग्जांपल किया था हमने डायमंड रिंग, तो रिंग डायमंड से बनी थी, यानी कि ये डायमंड जो है नाउन होते हुए भी एज अ मॉडिफायर, एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे उसके साथ ऐड हो सकता है। तो क्या हॉस्टल लड़कों से बना होता है कि ईंटों से बना होता है? अब हॉस्टल में बेटा लड़के रह रहे हैं तो वो लड़कों का हॉस्टल, लड़कियां रह रही लड़कियों का हॉस्टल, तुम्हारे जैसे आवारा रह रहे हैं तो वो आवाराओं का हॉस्टल। तुम रहने दो
बेटा छोड़ दो ये सब बातें, तुम नहर पे देखो कौन मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक वहीं बैठो, ठीक है। वापस आइए, ध्यान सुनिए। जो हॉस्टल है बच्चे वो लड़कों से बना हुआ नहीं है आपका, तो यानी कि इसके बीच में रिलेशन नहीं है, और अगर रिलेशन नहीं है तो क्या करेंगे, पोजीशन की जरूरत पड़ेगी। अब लिविंग बीइंग है तो अपॉस्ट्रोफी का यूज करिए, नॉन लिविंग बीइंग है तो ऑफ का यूज करिए। तो हमारे अकॉर्डिंग लड़का तो भैया जिंदा है, ठीक है, तो हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। तो अपॉस्ट्रोफी किसमें लगा है, इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा है, तो ये सही होगा। क्यों? क्योंकि एक लड़के से तो नहीं। क्योंकि ग्रामर गलत है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, सॉरी ग्रामर नहीं, ये एरर किसकी हो गई, लैंग्वेज की। कि बेटा अगर हॉस्टल है तो कभी देखा है कि तुमने अपने घर में तुमने अपना हॉस्टल खोल दिया, उसमें तुम ही रह रहे हो, कि मैं ही मालिक मैं ही किराएदार हूँ, ठीक है, ऐसा कभी हुआ है? हॉस्टल तब तक हॉस्टल नहीं कहलाएगा जब तक उसमें कुछ ना कुछ तो बंदे हों, नंबर ऑफ पर्सन होना जरूरी है कि नहीं। एक लड़के का हॉस्टल नहीं होता। तो आपने जो ये लिखा है बेटा, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। बॉय है उसमें आपने पोजीशन डाल दी अपॉस्ट्रोफी एस के साथ और हॉस्टल लिख दिया, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही टर्म है, लेकिन ये लैंग्वेज के बेस से भाई देखिए ना, रीजनिंग अगर लगाए इसके अंदर तो ये गलत हो जाएगा। एक लड़के का हॉस्टल पॉसिबल है नहीं है, तो ये उस बेस पे ये भी गलत है आपका। फिर आप क्या करेंगे, तीसरे में आएंगे। बॉयज आपने क्या किया है, प्लूरल किया है, लेकिन अगर प्लूरल किया है और उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया तो प्लूरल से तो अपॉस्ट्रोफी का कोई लेना देना नहीं। बट जब बॉयज बोल रहे हैं तो बॉयज के अंत में साउंड किसका है, सा का, और इसके बाद आपने फिर ये लगा दिया तो ये क्या बना रहा है, हिसिंग साउंड बना रहा है। तो हिसिंग साउंड भी आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये भी गलत। सही वर्जन क्या होगा, बॉय लगाया आपने, एस लगाया आपने, फिर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाया और क्या लगा दिया, हॉस्टल लगा दिया। आप देखते होंगे टीचर्स डे मनाते हैं आप, आधों को नहीं पता टीचर्स डे कैसे लिखा जाता है। टीचर कैसे लिख सकते हो, टीचर्स डे या टीचर्स डे, सेकंड वाला, पहले वाले में क्या दिक्कत है, क्या वो दिन अध्यापक का नहीं हो सकता? बेटा एक ही बंदे के जो बर्थडे पे वो दिन मनाते हैं आप, क्या नाम था उनका, ठीक है, उन्हीं के जन्मदिन को ही तो टीचर्स डे मनाया गया, ठीक है। तो वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, मेरा सवाल आपसे यही है। आप टीचर, हालांकि आप लोग तो बदतमीज आदमी, पेन भी नहीं थी, ठीक है, अभी फिर आएगा, ठीक है, वीडियो पड़ा रहेगा, आप कुछ नहीं देते, विश ही कर दीजिए। छोटे से कार्ड में आपने विश कार्ड लिखा तो क्या लिखेंगे, मेरा सवाल ये और ये है, क्या लिख करके देंगे आप अपने टीचर को? और इंग्लिश वाले को तो बेटा मुंह से ही बोल देना, लिख के दिया, भाई का बीपी हाई हो जाएगा कि इतना पढ़ाया लिखाया सब बर्बाद। क्या लिखेंगे, सेकंड वाला, ठीक है, रुके रहो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बात करें, पेपर में पूछा गया था ये टर्म पेपर में यूज हुआ है बेटा, किस पे टिक करोगे, सेकंड वाले पे टिक करेंगे, ये सही है। जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखें। आपकी मम्मी ने कभी आपसे सामान मंगाया हो, मम्मी का बेटा पेन कॉपी ले आओ और उसमें मैं सामान बोले लिख लूं, और उन्होंने बोला 1 किलो नमक, अब तुम पेन लिए बैठे हुए, मम्मी अगला ना करने बेटा नमक ही लाना है, तो क्या चिल्लाहट में यही तो बोलोगे कॉपी पेन क्यों मंगाया था, ऐसे ही बता दिया होता है 1 किलो नमक लाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब घर में आप किसी चीज की लिस्ट बनाते हो तो वो कैसे बनाते हो, एटलीस्ट उसमें 2 तो हो, हालांकि 2 भी हम सुन के याद रख सकते हैं, तो लिस्ट में एटलीस्ट 2, 3, 4, 5 हो। लेकिन अगर उसके अंदर केवल एक ही प्रोडक्ट है, एक ही आइटम है, तो क्या वो लिस्ट कहलाएगी? ठीक है, तो अगर वो एक ही आइटम है तो बच्चे आपका ये वाला पेपर में पूछा हुआ है, एक नहीं कई बार अलग अलग तरीके से, क्या कि इसके अकॉर्डिंग इसको चेक भी करना होगा कि क्या लैंग्वेज इसको सेटिस्फाइड कर रही है कि जो लिस्ट वर्ड लिखा हुआ है वो कैंडिडेट की लिस्ट है, तो उस कैंडिडेट में एक ही बंदा हो।
ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। गर्ल्स हॉस्टल, हॉस्टल है तो उसके अंदर क्या हो, लड़कियां होनी चाहिए ना, लड़की से तो इसको हॉस्टल बन नहीं जाएगा, वैसे ही लड़कों से हॉस्टल नहीं बन जाएगा। तो इस चीज में पोजीशन करते टाइम इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि अगर ये लैंग्वेज बेस में सिंगुलर एक्सेप्ट नहीं करता तो सिंगुलर के साथ आप कहाँ लगाया मैंने, ये रहा, सिंगुलर के साथ आप कभी भी एपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते। ये कोई रूल नहीं है बेटा, ये आपको वर्ड की मेरिट पे ही करना है, उसके कंटेक्स्ट पे ही पेपर में टिक करना होगा कि वो कहना क्या चाहता है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है जो सिंगुलर एक्सेप्ट कर लेगा तो आप आराम से इसको सही कर सकते हो, लेकिन लिस्ट आ गया, हॉस्टल आ गया, जो अपने आप में ग्रुप को दिखाते हैं, प्लूरल को दिखाते हैं, तो ये कभी भी सिंगुलर नहीं होगा। तो ये आपका एलिमिनेट हो गया, ये आपका एलिमिनेट हो गया। क्यों? हिसिंग साउंड, क्योंकि कैंडिडेट्स बोल रहे हो तो आखिर में क्या आ रहा है, सा का साउंड आ रहा है। जहां भी किसी भी वर्ड के अंत में सा, शा किसी का भी साउंड अगर आ रहा है तो उसमें हम एस का यूज नहीं करेंगे, सिंगल किसका यूज करेंगे, एपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ठीक है, तो बचा कौन सा हमारा, थर्ड नंबर। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, पोजीशन लगाते टाइम सिंगुलर और प्लूरल मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, उसका साउंड क्या है। साउंड में अगर सा शा कुछ आ रहा है, हिसिंग साउंड है, हिस फिस हो रहा है, तो आप उसमें एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एस को एलिमिनेट कर देंगे। उसके सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया। आज क्या बात कर रहे हैं कि जो भी उसके साथ पोजेसिव वर्ड है, जो भी आप पोजेशन दिखा रहे हैं उसका, अगर वो सिंगुलर को एक्सेप्ट ही नहीं करता, फॉर एग्जांपल लिस्ट हो गया, हॉस्टल हो गए, ये सिंगुलर को सोसाइटी हो गई। आपके मोहल्ले में एक सोसाइटी है, अरे आपने सीरियल देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, तो उसमें गोकुल धाम सोसाइटी है, गोकुल धाम सोसाइटी है। तो और रेजिडेंस क्या बोलते हैं, घरों को क्या बोलते हैं, निवास स्थान, रेजिडेंस। अब आपको लिखना है रेजिडेंस सोसाइटी, तो सोसाइटी है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, गोकुल धाम सोसाइटी में अकेले जेठालाल ही रह रहे हैं, तो फिर वो काहे की सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज, यानी उसमें कम से कम 2 आदमी तो हो। समाज क्या हो गया, कम से कम 2 आदमी तो हो। तो आप अगर रेजिडेंस सोसाइटी भी लिखना चाहते हैं तो रेजिडेंस अपने आप में क्या होगा, प्लूरल होगा। तो मैं सिर्फ ऐसे एग्जांपल बोल रहा हूँ, लिस्ट हो गया, रेजिडेंस हो गया, आपका हॉस्टल हो गया, आपका स्कूल हो गया। स्कूल में भी कहीं ऐसा स्कूल जिसका एक ही बच्चे का एडमिशन हुआ हो, 3 महीने बाद वो स्कूल अपने आप को क्या कर देगा, शट डाउन कर देगा, भैया रहने दो, हम आज फिर पान की दुकान लगा ले रहे हैं। कम से कम 4 आदमी पान खाने को आता है ना, तो बच्चे कितने हैं, सिर्फ एक ही। तो ऐसे वर्ड जो प्लूरल को एक्सेप्ट नहीं करते, माफ कीजिएगा, जो सिंगुलर को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके साथ ये वाला एपॉस्ट्रोफी भी हम यूज नहीं करेंगे। एपॉस्ट्रोफी मतलब, सॉरी ये कहाँ गया, सिंगुलर मैंने कहाँ लिखा है, अच्छा ये रहा, तो हम इसका यूज, ये दोनों तो एक ही है, अच्छा उसमें एस पहले लिखा होगा, मैंने रब कर दिया होगा, ठीक है, तो हम उसके साथ एपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते। वापस आते हैं अपने टीचर्स डे पे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डे लिखा हुआ है, आप उस दिन को कैसे मनाते हैं, अध्यापक का दिन कि अध्यापकों का दिन? एक आदमी के जीवन काल में कितने अध्यापक, बहुत सारे हैं बेटा। आपका वो दोस्त भी जो आपको गोबर सलाह दे रहा है, वो भी आपका एक तरीके का गुरु ही तो है, कि आज शाम को तुम्हें कॉफी पीने जाना है, पापा से क्या झूठ बोले, तुरंत भाई को फोन किया कि मेरे घर आजा बता दे, ठीक है, उसने भी आपको क्या, आप गए अगले दिन उसके चरण छुए, भाई तुम भी मेरे गुरु हो, ऐसे ज्ञान तुम ही दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता। तो गुरु एक नहीं है आपके, कई, ठीक है, माता पिता से लेके आपको जो शिक्षा दे रहे हैं। तो उस दिन को जो पर्टिकुलर बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं वो एक बंदे का है, लेकिन आप बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अपने टीचर्स को विश कर रहे हैं। तो जब आप इसको इस सेंस में मनाते हैं, ये सेंस के ऊपर बात होती है, आप ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, बट बेटर क्या है, आप अगर किसी को मैसेज दे रहे हैं तो आप अध्यापकों का दे रहे हैं, तो बेटर कौन सा होगा, आपका टीचर्स डे। इसमें भूले से भी ये वाला एस मत लगा दीजिएगा, और लगा भी दीजिएगा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और गणित के टीचर को दीजिएगा, इंग्लिश के टीचर को ये देने की गलती मत कर दीजिएगा। हालांकि आप लोग बहुत ही निहायत ही अच्छे बच्चे हैं, मुंह से भी नहीं बोलते हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है, अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं बेटा, तुम अपने आप को दुनिया से अलग समझा करो, है बेटा, गोले के नहीं है ना यार, अच्छा गोले की नहीं, देखो और तुम्हारी हरकतें भी नहीं लग रही बेटा तुम इस गोले में, ठीक है, इतनी बात का ध्यान रखिएगा। अब
ध्यान से सुनना, मैं ये आपको प्रोनाउन में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो तुम्हारा परिवार मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं इसको लिख रहा हूँ योर फैमिली। जो नए बच्चे हैं वो जवाब नहीं देंगे। योर फैमिली, ये प्रोनाउन का पार्ट है। प्रोनाउन में हम और डिटेल में करेंगे, लेकिन इससे थोड़ी सी बात समझानी है। एसी बंद कर दिया है क्या? अच्छा लाइट ही नहीं, ऑन करो। कौन सा छूटा? एपोस्ट्रोफी लगा दिया इसमें, एक ऐसे लगा दिया। कौन सा सही करोगे? लास्ट, फर्स्ट, फलाना, ढिमकाना। जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो फर्स्ट कह रहे हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो लास्ट कह रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये तीनों क्या है आपके बेटा? गलत है। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। अगर आपका लखनऊ के अंदर क्या है? घर है। अगर आपका लखनऊ के अंदर मकान है तो क्या आप किराए के मकान में रहेंगे? यहाँ पे जो बच्चे बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके घर दूर दूर हैं, वो कमरा लेके पढ़ रहे हैं और फिर भी लाइब्रेरी जा रहे हैं। ठीक है, वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, उनकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जिनके अपने पर्टिकुलर मकान है वो किराए का घर क्यों लेंगे? तो याद रखिएगा, जो योर है बेटा, ये अपने आप में यू से ही बना है, पोजीशन है उसकी। दिखाएंगे बाद में क्या है। प्रोनाउन जितने भी हैं दुनिया के अंदर, मतलब इंग्लिश के अंदर जितने भी आपको प्रोनाउन मिलेंगे, उनका अपना खुद का पोजीशन होता है। आपने पढ़ा होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, सुना तो होगा ये, एटलीस्ट डिटेल नहीं पता तो भी कोई बात नहीं। तो प्रोनाउन के पास अपने खुद के पोजीशन होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोनाउन कभी किसी की पोजीशन नहीं लेगा। जिसके पास अपना खुद का मकान है वो किराए के घर में क्यों रहेगा? तो प्रोनाउन के अंदर कभी भी किसी भी प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं किया जाता। ये दोनों तो पहले ही गए प्रोनाउन के साथ। प्रोनाउन कौन है आपके? ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। ठीक है, इन सबके साथ कभी भी इनकी किसी भी डेरिवेटिव में कभी भी एपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं किया जाता। फिर ये क्यों गलत है? ये बेटा क्या है अपने आप में? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका नाउन है। प्रोनाउन और नाउन कभी एक साथ नहीं लिखे जाते। प्रोनाउन चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा, यहाँ इसको अभी के लिए बस क्रॉस कर लीजिए। क्यों? अब बचा ऊपर वाला। तो ये योर आपका क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पहचानते हैं? वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव आपने पढ़ रखा है, नाउन के बगल में क्या रखा है? एडजेक्टिव का यूज करते हैं, वो हमने यूज किया होगा। यहाँ पे मैं ये दोनों पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बात है यहाँ पे मेरा फोकस है, ये दोनों गलत क्यों है, ये दोनों सही क्यों है, ये हम प्रोनाउन में बात करेंगे, यहाँ नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बच्चे के मुंह से निकला, मेरे कान में आवाज आई थी कि लास्ट वाला सही है। शायद तुमने बोला था, है ना? कोई बात नहीं। याद रखिएगा, किसी भी प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन के पास अपने खुद के मकान है। क्या दिखाने के लिए? पोजीशन दिखाने के लिए। उसके पास खुद का घर है, पॉजेसिव केस, जिसको हम एडजेक्टिव और प्रोनाउन में तोड़ते हैं। बट नाउन के पास नहीं है। तो नाउन को किराए के मकान की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स नाउन को पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफे एस की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रोनाउन के साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो किसी भी तरीके के प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफे एस का यूज कहीं भी दिखे, काट दीजिएगा। क्लियर? भूल से भी ऐसा मत कर दीजिएगा। तो यानी कि मेरा यहाँ मेन नोट होता है, ये दोनों गलत क्यों हैं, ये नहीं कि ये दोनों सही क्यों है। ये हम प्रोनाउन में बात करेंगे, उसको रब ही कर दो। क्लियर हो गई बात? प्रोनाउन के साथ में हम क्या नहीं करेंगे? एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करेंगे। अब चलिए, आपने बात कही तो मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। तो आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माई। और आपको मैं लिख दे रहा हूँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। आई का क्या हो गया? माई। वी का क्या हो गया बच्चे? आर। इसी तरीके से सेकंड पर्सन में आपका इकलौता क्या होता है? यू। यू होता है, ये भी बात करेंगे। यू का क्या होता है बच्चे? योर। इसी तरीके से थर्ड में आपका क्या हो जाएगा? ही, शी, इट और आपका दे। तो ही का क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। शी का हर हो जाएगा। इट का इट्स हो जाएगा। और दे का देयर हो जाएगा। देखिए, किसी में पोजीशन लगी, एपोस्ट्रोफे एस का यूज हमने नहीं किया। अब पेपर में एक सेंटेंस आया, अ चाइल्ड इज प्लेइंग किस पे टिक करेंगे? अ
चाइल्ड इज प्लेइंग इट्स टॉयज। किस पर टिक करेंगे? फर्स्ट वाले पे टिक करेंगे, इसके बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टॉय क्या है बच्चे अपने आप में कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के पहले जो लगेगा वो ऑब्वियस सी बात है क्या है, एडजेक्टिव है। और जितना भी आप मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव ही तो है। तो पजेसिव एडजेक्टिव है और ऑब्वियस सी बात है इट अपने आप में एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के साथ किसी भी कंडीशन में क्या नहीं यूज करना है, एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है। तो ये तो अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया। आगे सेंटेंस कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं, इसको आगे कंटिन्यू करने में मजा नहीं आएगी। अब एक छोटा सा सेंटेंस ये है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इट्स अ गुड मूवी, किस पे टिक करेंगे, फर्स्ट वाले पे कि सेकंड वाले पे, फर्स्ट वाले पे। कोई ऐसा इनके ऊपर मत जाइए। आपका मन क्या कर रहा है, जो पीछे जो नए बच्चे हैं हमारे पास, क्या मन कर रहा है, किस पे टिक करेंगे, फर्स्ट की सेकंड, सेकंड वाला। कोई बात नहीं बेटा, कुछ बच्चों का मन ये भी करेगा, कुछ बच्चों का मन ये भी करेगा। अब जो लोग पीछे बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि फर्स्ट वाले का, अभी अभी मैंने आपसे बोला, नए वाले नहीं बोलेंगे ये बात, अभी अभी मैंने आपसे कहा दुनिया की कोई ताकत, स्वयं परमपिता परमेश्वर भी किसी प्रोनाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर सकते। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये आपका क्या है, सही होगा? पीछे वालों से पूछ रहा हूं मैं, तो यह है जो बोलेगा, तुम नहीं, तुम बेटा बहुत पीछे हो, तुमसे नहीं। मैंने क्या बोला, दुनिया की कोई ताकत इट में कभी भी क्या नहीं कर सकती, इट इन द सेंस सारे प्रोनाउंस में क्या नहीं कर सकती, पोजेशन नहीं दिखा सकती। रीजन, उनके पास खुद का पोजेशन दिखाने के लिए अपना एक फॉर्म है, एक अपना डेरिवेटिव है, जिसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन और कंबाइन में बोले तो जेनेटिव केस बोलते हैं, ठीक है। तो वो कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस की हेल्प नहीं लेगी। तो जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे ये सही है, तो वो क्यों बोल रहे हैं, तो तुम्हें पता है नहीं, तुम इतना पीछे नहीं, पीछे मतलब एकदम दीवार तोड़ के बाहर, मैं फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैं ही बता दे रहा हूँ, जिनको पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता फिर देख लें। बेटा आपका ये 100% गलत है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे ये जो कॉमा लगा हुआ है, इस कॉमे को क्या बोलते हैं, रेज्ड कॉमा। भूले से भी इसको क्या नहीं समझना है, एपॉस्ट्रोफी। आप इसको क्या समझ रहे हैं, एपॉस्ट्रोफी। हर ये चीज एपॉस्ट्रोफी नहीं होती, ये क्या है, रेज्ड कॉमा। एक बार आपको भी आगे जाके पढ़ना है इसको और, लेकिन फिर कभी बात करेंगे। तो ये यहाँ पे जो इट्स लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इट इज। ये इट इज की क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। याद करिए जो पुराने हैं उनको मैंने क्या पढ़ाया था, क्वेश्चन टैग एक चैप्टर पढ़ाया था, और जो नए हैं उनके लिए मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं। आपने देखा होगा विल नॉट, विल नॉट को क्या बोलते हो, वॉन्ट, ऐसे ही तो लिखा जाता है, ठीक है। आई एम और ही इज, और तो बड़ी दिमाग है, हाँ मैडम, मैडम इनफॉर्मल वर्ड है, ठीक है, हम लिखने में ज्यादातर यूज करते हैं, बोलने में मैडम फ्लो को बिगाड़ता है, डी, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, MAA ऐसे लिखा जाता है। हाँ, जहां पे वो गायब किया है उसकी जगह पे कॉमा लगता है ये। तो आपने मैडम से क्या बना दिया, मैम बना दिया। आपने डी को क्या किया, हटा के मर्ज कर दिया, छोटा कर दिया। विल नॉट को हटा के क्या कर दिया, वांट कर दिया। एम नॉट को एवेंट कर दिया। शैल नॉट को शैंट कर दिया। ही इसको हीज कर दिया, मतलब बीच में से चीजों को आपने गायब कर दिया। तो याद रखिएगा, इट इज को जब छोटा करा गया तो आपने आई हटाया ना, एक लेटर हटाया और आपने क्या लगा दिया, कॉमा डाल दिया, और इसको एज इट इज उतार दिया। तो ये एस एपॉस्ट्रोफी एस का एस नहीं है, ये इसका एस है, ठीक है। उसी तरीके से विल नॉट, तो आपने ये दोनों हटा दिए, नॉट को हटा के, ओ को हटा करके, दोनों को छोड़ के क्या बना दिया, वांट बना दिया। दैट मीन्स किन्हीं दो शब्दों को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट समझते हो ना, छोटा करना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझौता ही होता है, लेकिन समझौता क्या होता है, उसमें सारे रूल रेगुलेशन लिख लिए जाते हैं और साइन कर दिए जाते हैं। यानी कि जितना भी डिटेलिंग है वो हमने शॉर्ट कर दी, एक पेपर पे ले आए और हमारे बीच में एडिट हो गई, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का पर्टिकुलर मतलब
श्रिंक कर देना, छोटा कर देना किसी चीज को होता है। तो कभी भी इंग्लिश में दो शब्द, जरूरी नहीं वो हेल्पिंग वर्ब हो, मैडम है जैसे उसको भी आपने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, छोटा कर दिया। इंग्लिश में दो शब्दों को छोटा करेंगे और उन छोटा करने के लिए हम जिन कॉमा का यूज करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ड कॉमा। तो इसीलिए इस बात पे मत कंफ्यूज हो जाना कि बुक्स में लिखा होता है कि प्रोनाउन का पोजीशन नहीं होता। क्यों, मैं गलत बोल रहा हूँ। प्रोनाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन नहीं होता, क्योंकि प्रोनाउन के पास खुद के पोजीशन होते हैं एज बीइंग जेनेटिव केस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पोजीशन नहीं है बेटा, आप इसको अपॉस्ट्रोफी एस समझने की गलती नहीं करेंगे। ये क्या है, रेस्ट कॉमा। जैसे कि विल नॉट को वांट किया, शैल नॉट को शैंट किया, मैडम को मैन किया। और एक बात बताओ, क्वेश्चन टाइम में तो हमने दर्जनों बार एम नॉट को एमेंट किया। इस तरीके से आपको क्या बोलता क्या है, हैन हैन कैन कैन। क्लियर, ये मुंह खुलता है बेटा पूरा, केवल खाने के लिए ही खोलते हो क्या? यही तो बेटा, मैं तो चाहता हूँ आपको कभी एक दिन पढ़ाने का मौका मिले और तुमसे भी बदतर बच्चे मिले, फिर देखिए कैसे फ्रस्ट्रेशन होती। टीचर पूरी एनर्जी लगाए दे रहा दिन भर की, आप इसने कैन नॉट को कांट बोलते, एक बार कैन तुमने किसी खबर का है क्या बोल रहा है ये? तो हम भी दूसरी कैटेगरी के हैं बेटा, चोर चोर नौसेरे भाई। कैन नॉट को भी आप क्या बना देंगे, कैन नॉट यानी कि कांट। तो ये क्या हो गया, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो इसको बोलते मैं लिखवा नहीं रहा हूँ ये सब, ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ठीक है, ये इसकी एक्सपेंशन फॉर्म है। याद करिए, आपने एक्सपेंशन तो बचपन में किया होगा। टीचर आपको ऐसे देता था 2332, तो लिखते थे 2304। छोटे बच्चों से कराया ना, एक्सपेंशन करिए, इसका एक्सपेंड करिए। तो एक्सपेंड मतलब फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा करना। तो ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, भूल जाइए, पेपर ये सब नहीं पूछने वाला। ये इसकी एक्सपेंशन फॉर्म है। याद क्या रखना है, वो ये कि टीचर ने जो पढ़ाया या बुक में जो लिखा वो गलत नहीं है। आप पहचानते हैं उस चीज को गलत है। बुक में लिखा प्रोनाउन में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते और आप पढ़ने से लगा तो है, तो ये आपका अपॉस्ट्रोफी नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है अधिकार दिखाना, पोजीशन दिखाना। ये किस पे अधिकार दिखा रहा है, यहाँ पे ये अधिकार दिखा रहा था क्या, इट्स टॉयज, किसके, उस बच्चे के खिलौने। तो ये अधिकार दिखाने का काम कर रहा है। तो हमने इसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। क्या लगाया, इट्स लगाया। इसमें आप ऐसे नहीं लगा सकते, अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपको क्या दिखा रहा था, पोजीशन। लेकिन यहाँ पे जो इट्स है वो ये इट्स नहीं है जो आप ट्रांसकार लिखते थे। ये इट्स क्या है, इट इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो ये पोजीशन नहीं दिखा रहा। इट इज को हमने शॉर्ट में किया, विल नॉट को शॉर्ट में किया, कैन नॉट को शॉर्ट में किया। क्वेश्चन टैग पढ़ोगे तो सारी हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आती है। तो वहां पे जहां जहां ये लिखे हैं ये सारे के सारे कौन से कॉमा है, रेज्ड कॉमा है। बस ये आपकी नॉलेज के लिए था, पेपर इसमें से नहीं पूछता। कुछ भी पेपर पूछेगा तो ऑक्सफोर्ड से पूछ सकता है। अभी एक कॉमा और बाकी है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड कॉमा। ठीक है, वो रिटर्न में काम आएगा और आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। बट ये चीज मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगी, आपको मेनली बस पता होना चाहिए। और बच्चा क्या रख लेता है, अगर सेंटेंस की शुरुआत में है तो अपॉस्ट्रोफी लगेगा, और अगर सेंटेंस के अंत में है तो अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा। गधों ये अपॉस्ट्रोफी नहीं है। इतनी बात क्लियर हो, पक्का चले, ज़्यादा कुछ लिखवाना नहीं इसमें। और ये सब क्या है, ये रायता हम प्रोनाउन में फैलाएंगे। सॉरी, फैला तो आज ही दिया है, समेट देंगे प्रोनाउन में। ये है क्या, फॉर एग्जाम्पल योर्स के साथ आपने फैमिली में कहीं पर भी अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं किया। अब वो योर्स पहला और दूसरा वाला क्यों गलत थे या क्यों सही थे, ये प्रोनाउन में सीखें। ठीक है, अब बात करते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच। ये थोड़ा सा अलग ट्रैक पे आ गए, लेकिन इसको समझे बगैर आप क्या पोजीशन नहीं समझ सकते। कौन बताएगा फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? सबने इंटर में 2 नंबर के लिए इसको पढ़ा था, और यकीन मानिए वो बच्चे हाथ ऊपर करें जिन्होंने छोड़ ही दिया। इन पूरा चैप्टर क्यों पढ़े, 2 ही नंबर का तो है। ऐसे एक एक नंबर के लिए हम इतने छोटे गिरे हुए नहीं है कि हम एक एक नंबर के लिए पूरा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। बड़ा वाला बताओ, कितने लोग थे जो पढ़े ही नहीं, सच्ची बताना। तो मानो ना मान लेते, तुमने भी नहीं पढ़ा।
तो ठीक है, बाकियों ने हाथ ऊपर नहीं किया, अब वो बताएंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, तुमने पढ़ा। फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, अभी हिंदी से कंपेयर करेंगे, लेकिन इसके शब्द में देख लीजिए। स्पीच मतलब बोलते हैं, फिगर मतलब फिगर उसकी। तो आप जब बोलते हुए शब्दों को फिगर उसकी बदल दें, मतलब उसको किसी और कंटेक्स्ट में दिखाना चाहें, तो जो चीज इस्तेमाल की जाती है उसको क्या बोला जाता है, फिगर ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, कहीं लड़ाई हो गई, एकदम 1.5 पसली आदमी हो, उधर 15 आदमी है, वो मत समझ लेना कि तुम रजनीकांत के दामाद हो, ठीक है। 15 आदमी ना, मुझसे मत पंगा लेना, लाशें बिछा दूंगा, ठीक है। और एक हाथ मारा, किसी ने मारा ही नहीं, हाथ वहीं टूट गया, फिर भाई जा रहा हूँ फ्रैक्चर कराना, सॉरी फ्रैक्चर करा लूंगा, प्लास्टर करवाना। आपने बोला क्या, लाशें बिछा दूंगा, क्या बिछा दोगे लाशें, मतलब कहना ये चाहते हो एक एक को धोऊंगा, ठीक है, मतलब कायदे से पिटाई करूंगा। लाशें बिछाने का मतलब क्या है कि फिर आपने कम से कम 100-200 आदमी लिटा दिए, सही मार दिए। तो आपने क्या किया, अपनी बात को प्रभावी ढंग से बोलना चाहा, इसी को बोलते हैं अलंकार। इसका मोस्टली यूज कौन करता है, पोएट, कवि, ठीक है। तेरी झील सी गाना है, तेरी झील सी नीली आंखें, चांद सा सुंदर चेहरा, डूब मरूं इसमें, अरे शम्मी कपूर का गाना है, तेरी झील सी नीली आंखें, राज है इनमें गहरा, पीछे से आवाज आई डूब जा, ठीक है। और ये भी नहीं आई, लेकिन वो समझ रहा है वो डूब क्यों नहीं रहा, पता है उस आंखों में, झील सी जो आंखें, उसमें 3-4 मगरमच्छ तैर रहे हैं, ठीक है, अगर घुसा तो चबा कहीं बाहर निकलेगा, ठीक है। तो झील से नीली आंखें, बेटा आज तक किसी आंख में झील दिखाई थी, हमें तो गटर ही दिखा, ठीक है। अब सुबह उठो बेटा, गटर ही ऐसा कीचड़ जमा हो जाता है आंखों में। तो कहने का मतलब है, वो कहना क्या चाह रहा, पोएट, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। उसकी स्पीच में उसने आंखों की फिगर ही बदल दी, झील बना डाला, लाशें बिछा दूंगा। तो ये थोड़ा सा ये पार्ट ऑफ स्पीच के माफ कीजिएगा, फिगर ऑफ स्पीच का एक तरीका है, जो मैं बोल रहा हूँ लाशें बिछा दूंगा, इसको बोलते हैं क्या, हाइपरबोल, ऊंचा ऊंचा बोलना। वहां पे ऐसी लड़ाई, खून की नदियां बह निकली, अबे खून शरीर में 5 लीटर है तुम्हारे, और विजय जैसे लोगों ने तो 3 लीटर मान लिए, ठीक है। 3 लीटर खून है, नदियां क्या खाट बही जमीन में ही सोख लेगी। और वैसे भी क्या 3 लीटर पूरा फाड़ के पूरा ऐसा खाली करो, 3 लीटर निकाल कर नदियां बहानी है उनको, नहीं ना, आप इसको बढ़ा करके बोल रहे हैं। तो उसका एक पार्ट आपने सुना होगा, हाइपर बोल, ऊंचा बोलना, नाम ही हाइपर बोला, ठीक है। तो इसी तरीके से फिगर ऑफ स्पीच में कवि जो है, या हम लोग भी हैं, अपनी बात को चेंज कर देते हैं किसी ना किसी तरीके से बोलने के लिए। झील सी, चांद सी महबूबा हो मेरी, ठीक है। पिताजी ने एकदम, जिस लड़की का मुंह एकदम गड्ढे में था, क्योंकि चांद में बहुत गड्ढे हैं, ठीक है। बच्चा गाना दिन भर गा रहा, चांद से महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा कि दिन दो बेटा चांद घर उतर आया, ठीक है। तुमने वही प्राण त्याग किया, पापा हाय ये क्या, ठीक है। नहा लो बेटा, कल जो नहीं आया है निकल जाओ, नीचे बैठो, ठीक है। रिमोट मेरे पास नहीं है, देखो क्या है, अरे डिस्टर्ब कर दिया, सब डील कर लिया अपने मन से, ठीक है। अब एक लड़का है जो बार बार क्या बोलता है, जब नहीं तुम्हारी बाइक पिताजी ने तुम्हें खरीद के दी होगी, मैं तो डेली कपड़ा लेके लड़के पोछ रहे होते हैं। किसने किया ये काम, जब बाइक नहीं होती है, पहली एक बार यहाँ ठुकठुका जाती है, फिर पड़ी है कोने में, लेकिन मार चमकाए पड़े होते हैं, ये तो मेरी जान है। फिर आपने मंडप में क्या देखा, दुपट्टा हटाया, अंदर से हेडलाइट जल रही है, बेटा जान से तुम्हारी शादी करा रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा हेडलाइट पे सिंदूर लगाएं कि साइड मिरर पे लगाएं, ठीक है। लड़का बेचारा कंफ्यूज, क्यों, क्योंकि आप ही तो बोल रहे हैं क्या। ध्यान सुनिएगा, अब इतना हंसी मजाक हो गया, एक लाइन है तो काम किया आपके, वो मैं खुद भूल गया, ठीक है। तो लड़का कंफ्यूज कि कहाँ पे सिंदूर लगाएं, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि तुम उसको क्या बोल रहे हो, जान बोल रहे हो। दैट मींस फिगर ऑफ स्पीच की एक ही कोर है, उसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता, भाव समझिए। बात समझ रहे हैं, इनको मैंने आपको समझाया है पिछले किसी लेक्चर में, लिटरल मीनिंग और इम्प्लाइड मीनिंग। कहाँ बताई थी इन दोनों को, नाम नहीं पढ़ाया होगा कहीं ना कहीं, मुझे खुद नहीं याद है। लिटरल मीनिंग और इम्प्लाइड मीनिंग कहाँ पढ़ाई, किस पार्ट में पढ़ाई, ये पूछ रहा हूँ भैया। हम एक दिन फांसी ले लेंगे तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में। तो याद रखिए फिगर ऑफ स्पीच में लिटरल मीनिंग का कोई मतलब नहीं होता, हमें किस पे पकड़ना है, इम्प्लाइड, उसका भाव क्या है,
ठीक है। लिटरल मीनिंग से हमें कोई, लिटरल मतलब शाब्दिक अर्थ, इम्प्लाइड मतलब भाव, उसका क्या है भावार्थ। याद करो बचपन में संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखते थे। टीचर से कहते थे मैम संदर्भ और प्रसंग लिख दिया, भावार्थ के नंबर काट लेना, संदर्भ और प्रसंग के दे देना, ठीक है। जबकि बिना भावार्थ के प्रसंग का आएगा। लेकिन हम लोग काबिल थे, हम लोग तो रचना में भी फिगर नहीं बनाते थे, हिंदी में रचना लिख देते थे। टीचर से कहते नंबर वो दे भी देता था एक। तो वही टीचर ने आपकी नसें काट डाली है बचपन की, नसें नहीं जड़ें। जिसने आपको उत्पत्ति लिख के रचना लिख दी, उसका एक नंबर, फिगर बना ही नहीं। और हम लोग की भी अकल नहीं होती थी इतनी कि कर क्या रहे हैं। आज सोचो तो भैया हंसी आती है। खैर, लिटरल मीनिंग का कोई मीनिंग नहीं है। कहाँ पे? फिगर ऑफ स्पीच। अब मैं ये यहाँ नाउन में आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, वो भी पोजीशन में। याद रखिएगा हमने कल की क्लास में बात की थी कि लिविंग बीइंग किसको कहते हैं बेटा? जो जीवित हो, ठीक है। लेकिन ग्रामर में कभी कभी सेंटेंस ऐसे मिलेंगे, उसका कंटेक्स्ट ऐसे मिलेगा, नॉन लिविंग बीइंग को भी वो लिविंग बीइंग में डील कर रहा होगा, नॉन लिविंग बीइंग को भी लिविंग बीइंग में डील कर रहा होगा। मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, भारत माता की जय, ठीक है। भारत क्या हो गई? माता हो गई। बाकी सारे देश मुझे तो नहीं लगता कोई माता कहता हो, सब पिता ही कहते होंगे, ठीक है। भारत माता हो गई। मौत, उनकी मौत आ गई, ठीक है, उनकी मृत्यु आ गई। कभी कहो उनकी मृत्यु आ गया। मान लो किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, आए दिन सुनते हो, अब बच्चे रो रहे हैं तो आपस में लगता है अरे अब मौत आ गई थी, ऊपर वाले के सामने किसकी मर्जी है। तो मौत आ गई थी। तो पीछे से अगर कोई बैठा हो जो नहीं जानता मौत क्या कहेगा, दरवाजा खोले काहे थे, ठीक है। वो समझ रहा है मौत क्या है, कोई चोर डाकू होगा आके मार गया। तो उसने यही कहा कि दरवाजा काहे खोल दिए तुम। बचपन में माँ बाप ने सिखाया नहीं, बिना पूछे जब तक खत्म ना हो तब तक दरवाजा मत खोलना। तो मौत आ गई थी। मौत कैसे? लिविंग बीइंग। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को तो जन्मे थे यार, मरे कब थे भाई? हिस्ट्री बहुत खराब है। 30 जनवरी, वो 30 जनवरी को मौत की गोद में सो गए। फिर पीछे वाला परेशान है, उठा दिए होते हैं 31 तारीख को, वो सो ही रहे हैं अभी तक। तो मौत की गोद में सो गए। गोद किसकी फेमस है, किसकी मानते हैं? माँ की, वही सारा सुकून है। तो मौत को एक लेडी की तरीके से डील कर रहे हैं। चंदा मामा दूर के, वो क्या है? मामा बने बैठे हैं। अंग्रेजी में क्या है? वो मामी है। मतलब अंग्रेजी में वो क्या है? फीमेल कैरेक्टर को शो कराता है, हिंदी में मेल को कराता है। ये सब हमने बात कर ली। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ, कई बार ऐसा होगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एज अ लिविंग बीइंग डील करेंगे, और वहां पे आप कंफ्यूज होते हैं कि सर अपॉस्ट्रोफी लगेगा कि ऑफ लगेगा। और बुक में ये एक्सेप्शन के रूप में दिया जाता है कि ये आपके क्या है? अपवाद हैं। घंटा एक नंबर का उसमें एक्सेप्शन नहीं है। आपको बस फिगर ऑफ स्पीच जज करनी है कि वो लिटरल मीनिंग कह रहा है कि इम्प्लाइड। अगर बच्चे वो इम्प्लाइड मीनिंग दे रहा है और इम्प्लाइड में आप उसे एज अ लिविंग बीइंग डील कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? जिंदा होगा। लिविंग बीइंग मतलब क्या होगा? वो जिंदा होगा। अब फिगर ऑफ स्पीच में, इसी फिगर ऑफ स्पीच को हम पढ़ेंगे आज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? ऐसी होगा यहाँ पे मानवीकरण, यानी किसी भी चीज को आप मानव की तरीके से बिहेव कराते। एग्जाम्पल, मौत आ गई, मौत की गोद में सो गया। वह मान लो ऊटी गया है या साउथ में गया, तो क्या करने गए? प्रकृति की गोद में जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रकृति की गोद, नेचर को आप क्या एक ऐसा लेडी डील कर रहे हैं, आप वहां पे उसको क्या लिविंग बीइंग की तरीके से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात, फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? किसी भी बात को अपने स्टाइल में कहने, क्या प्रभावी ढंग से, या फिर बढ़ा चढ़ा के कई सारे उपमा देकर, सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमेटोपोइया, पर्सोनिफिकेशन, ये सारे उसके पार्ट हैं। मैंने सिर्फ आपको ये बताया, इसका यूज मोस्टली क्या पोएट अपनी लैंग्वेज में करते हैं चीज़ों को दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप ये हो जाए, किसी के घर में कोई मौत हो जाती, भगवान ना करे, लेकिन कभी मान लो दादाजी एक्सपायर हो गए, तो क्या हुआ? अरे दादाजी मर गए थे, बोलोगे? आप किसी को मरना नहीं कहते, क्या बोलते हो? सीधे सीधे पास गए, गुजर गए, ठीक है। स्वर्ग सिधार गए, ये तो सबसे बढ़िया। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है। किसी को फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ टूट गया, ठीक है, तो कैसे बोलोगे? अरे भाई हाथ कैसे टूटा? भैया ये घटना कब घटी? किसी को ऐसे नहीं बोलना है कि उसके दिल पे बात को चोट लगे। भाई हम लोग हैं, बोल भी देते हैं क्योंकि तुम लोगों को इतने दिनों से जानते हैं, लेकिन ऐसे अब विजय को मैं जैसे जैसे बोल देता हूँ, अगर विजय की जगह कोई और हो, मतलब मान लो कोई नया बच्चा हो तुम में से, मैं इतना बोल दूँ तो कहो ऑफेंड हो जाए, लेकिन विजय को हम जानते हैं, बेशर्म हो चुका है वो, ठीक है, तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा। तो
कहने का मतलब फिगर ऑफ स्पीच में आप चीजों को अपने तरीके से बता सकते हो। तो उसी का एक पार्ट है क्या, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में हम नॉन लिविंग बीइंग को एज अ लिविंग बीइंग डील करते हैं। 4 एग्जांपल, मौत, परछाई, परछाई कहाँ से आ गई, मौत हो गया आपका, और बताओ कौन से एग्जांपल दिए मैंने, समय, मैं समय हूँ जो सबसे ज्यादा बलवान है, तो समय बलवान ब्रेवरी को दिखा रहा है, तो आपने उसको इंसान मान लिया। तो समय टाइम इटसेल्फ ना करके टाइम हिमसेल्फ कर सकते हैं आप, वो सही हो जाएगा कि समय बलवान है, मतलब उसको आप एज अ लिविंग बीइंग दिखा रहे हैं। आपकी मम्मी आपसे कहती है बेटा दिवाली आ रही है सफाई कर लो, कहते मम्मी आन तो दो, इस बार मैं उसी से करवाऊंगा। ठीक है, दिवाली आ रही है और कुछ बच्चे छोटे छोटे दिवाली आ रही, भन्नाट के गेट खोले खड़े हैं, आई नहीं मम्मी 2 घंटा हो गया दिवाली। बेटा मम्मी वहाँ पाउडर वाउडर लगा भेजी थी, जून का महीना पूरे भुजंग बन के अंदर आए, दिवाली लेकिन इंतजार हो रहा। अब दिवाली जब घर में नहीं आएगी, लॉजिक ना ढूंढो, होली आ रही है। ठीक है, तो होली आ रही है, तो होली बेटा पहिया पहिया नहीं आती, लेकिन आप आ रही है बोल रहे हैं, मतलब वो अपने पैरों पे चल के आ रही है। आपने होली को कैसे डील किया, लिविंग बीइंग। आइए चंद एग्जांपल से देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन का ही एग्जांपल है, लेकिन बुक आपसे कहती है 4 चीजें, प्लेस, और कौन होता है, टाइम, आपकी सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल समझते हो, अभी अभी आप मूवी देखने गए होंगे, एक्सटर्नल देखिए, नहीं इटर्नल, एक्सटर्नल कहता हूँ, इटर्नल देखो, किसी ने देखी नहीं देखी, उसमें इटर्नल में वो कहते हैं ये सेलेस्टियल है, तो सेलेस्टियल की पर्टिकुलर मीनिंग होती है नैसर्गिक। और आपने अगर लिटरेचर इंग्लिश पढ़ा होगा तो कई लोगों ने, कई राइटर्स ने लिखा है सेलेस्टियल ब्यूटी, नैसर्गिक सुंदरता, मतलब ऐसी सुंदरता, आपको कोई चीज ही दिखे, आपको मूवी दिखे, आप बोल सकते हैं ये सेलेस्टियल है, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ये इस दुनिया की है। ठीक है, सेलेस्टियल मतलब जो इस दुनिया का नहीं है। ठीक है, नैसर्गिक। दूसरी चीजें इटर्नल में जो बोले सेलेस्टियल, जो ब्रह्मांड में है, ऑब्वियसली बात है बेटा, ब्रह्मांड में हर वो चीज जो घूम रही है वो इस दुनिया की है, यहाँ की तो नहीं है ना, धरती से तो नहीं है ना। तो आप जो आसमान में जो धूमकेतु टाइप, कॉमेट टाइप घूम रहे हैं, उनको भी क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो इनका एक और भी नाम होता है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, जो तैर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आपने बेटा घर में नाली थी, बारिश हो रही थी, आपने नाव बनाई, तैरा दी, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, मम्मी ये रही सेलेस्टियल नाव। भाव को समझना है यहाँ पे, सेलेस्टियल मतलब जो इस दुनिया का नहीं, वो सुंदरता के लिए भी यूज कर सकते हैं। या आपको जीवन में कोई ऐसी चीज दिखी, मान लो आप जा रहे थे, आपने एक ऐसा एक्सीडेंट देखा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मूवी देखी होगी डेथ का फ्रेजल क्या होता है, फाइनल डेस्टिनेशन, देखिए उसमें कैसे कैसे एक्सीडेंट दिखाए हैं, कैसे कैसे लोग मरते हैं, तो आप बोल सकते हैं उस चीज को भी। लेकिन सेलेस्टियल अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, सुंदरता किसी अच्छी चीज के लिए यूज किया जाता है। पर्टिकुलर मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो इसका मतलब होता है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, जो आपके यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में क्या हो रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। अब आपका मग्घा आपके ड्रम के ऊपर पानी में नाच रहा, उसको ना समझ लेना। कवियों ने इसको सुंदरता के लिए बहुत इस्तेमाल किया है। तो हम सेलेस्टियल बॉडीज की बात करेंगे। और बताओ, ईडियम फ्रेजेस भी हैं इसी का पार्ट। अब ईडियम फ्रेजेस से मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि बहुत आसान है। ईडियम फ्रेजेस में भी हम क्या देखते हैं, लिटरल की इम्प्लाइड। भाई 9 2 11 होना। अब तुम तो कह रहे हो सर बिल्कुल 9 + 2 11 होते हैं। मैं कह 9 तो 11 हो जा, तुरंत कॉपी लिखा 9 तो 11, बैठे हुए हो। तब तक पीछे से कोई आया, थप्पड़ मार के चला गया। कहीं सर आपने बताया नहीं, मैंने बोल तो रहा था 9 तो 11 हो जा, मतलब भाग जा। अरे सर मैं तो लिटरल समझ रहा था, आप इम्प्लाइड बोल रहे थे। यही तो ना, मान लो तुम बेटा पेपर में नकल कर रहे हो, पहले के सरकारों में ये हुआ है, आपने भी किसी ने पेपर में नकल की होगी, बैच आया बेटा 9 तो 11 हो जाओ, और तुम गणित में लगा पड़ो 9 तो 11, ऐसा ये मत बोलो इतना हमको आता है, इतना पढ़े 9 + 2 11 ही होता है, कुछ बड़ा बड़ा सवाल बताओ। तब तक स्कॉट आ गया, तुमको उठा के ले गया, तुम्हारा कांड हो चुका था। तो 9 तो 11 की मीनिंग क्या है बच्चे, इम्प्लाइड है। ठीक है, अब बात समझिएगा, ईडियम फ्रेजेस भी इम्प्लाइड, फिगर ऑफ स्पीच भी इम्प्लाइड। ठीक है, यानी आपका पर्सोनिफिकेशन या कोई भी आप पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर लें, सॉरी फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लें, वो सारी की सारी क्या मीनिंग देंगी, इम्प्लाइड ही देंगी। भाव है मैं खून की नदियां बहा दूंगा, मतलब आज बहुत भयंकर तरीके से तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा। ठीक है, मतलब युद्ध के टाइम पे बोल रहे हो अगर, तो इम्प्लाइड मीनिंग को दिखा रहा। तो अगर वो इम्प्लाइड है
तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसको एज अ लिविंग बीइंग डील करेंगे। अब आप उसको लिविंग बीइंग डील करेंगे तो कैसे? फॉर एग्जांपल आपने घिसा पिटा सुना होगा, एट अ स्टोन्स थ्रो, थोड़ी दूरी पर। मेरा घर कहाँ है? एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब जितनी दूर तुम पत्थर फेंक सकते हो। अब पत्थर, अब तुम बेटा बाहुबली तो हो नहीं, यहाँ फेंका बेटा अमेरिका में जाके गिर गया, हम फेंकेंगे कहो पहुंचेंगे बाहर ना जाके, ठीक है, यहीं गिर गया, तो मतलब थोड़ी दूरी पर। अब किसी से आपने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? एट अ स्टोन्स थ्रो, तो तुमने उठाया वही पत्थर फेंका और चले गए। अब वहां खड़े करो कहाँ है, तुम आएगा बेटा यहाँ, ठीक है, बस आपको बुलाएगा और फिर 2 थप्पड़ मारेगा, कहीं कभी घर आना भी मत। ऐसे बैल आदमी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उसको क्या बोला बेटा? ईडियम बोली, ठीक है, आगे पढ़ेंगे ईडियम और फ्रेजेस में भी क्या अंतर होता है, पता होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ टॉपिक नहीं है। आपने उसको एक ईडियम बोली जो कि क्या थी? इम्प्लाइड मीनिंग बता रही कि भाई थोड़ी दूर चलने के साथ बगली में घर है, ठीक है, तो उसको ऐसे लिखते हैं, एट अ स्टोन थ्रो। अब वहां पे ये मत समझना सर जी स्टोन तो होता है नॉन लिविंग बीइंग, तो एपोस्ट्रोफी एस कैसे? यही तो पढ़ रहे हैं, नॉन लिविंग बीइंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस कब कब लगेगा, हम ये पढ़ रहे हैं। वैसे बेसिकली तो आपको पता है राम की कार है तो राम जिंदा है, उसमें आपने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, नो डाउट। पंखे का पर है, नॉन लिविंग बीइंग है, नो डाउट आपने उसमें ऑफ लगा दिया। लेकिन पेपर ये नहीं पूछेगा, पेपर आपको इसके अंतर्गत फंसाएगा, पर्सोनिफिकेशन, वो देगा नॉन लिविंग बीइंग, लेकिन उसको ऐसा पर्सन डील करके वो लिविंग बीइंग की तरीके से बिहेव कराएगा और आपको वहां पे ऑफ की जगह क्या लगाना होगा? एपोस्ट्रोफी एस। उसी को डिस्कस करते हैं कि इडियम फ्रेजेस कैसा मीनिंग देंगी बच्चे? इम्प्लाइड। और अगर इम्प्लाइड मीनिंग दे रही हैं तो फिर भाव समझना होगा, ठीक है, और भाव हमेशा क्या होंगे? कैसे भी हो, उसके शब्दों में नहीं जाना, इडियम फ्रेजेस के शब्दों में नहीं जाना। और अगर शब्द पे नहीं जा रहे हो, शब्द क्या है? स्टोन, जो कि पत्थर, और आप सोच रहे हैं क्या? नॉन लिविंग बीइंग, लेकिन हम शब्दों पे नहीं जाएंगे, तो हम इसको कैसे डील करेंगे? जिंदा आदमी की तरीके से। और जिंदा आदमी की तरीके से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। किसी को कोई दिक्कत? अगला बढ़ते हैं। बुक में दिया गया होता है प्लेस, टाइम, सेलेस्टियल बॉडी और ईडियम फ्रेजेस के साथ में हम नॉन लिविंग बीइंग के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लेस का एग्जांपल देखिएगा, मैंने लिख दिया दिल्ली पोल्यूशन। अब ये बुक में लिखा है, आपने इसको रख दिया कि गुरुदेव बताए थे प्लेस के साथ में दिल्ली का पोल्यूशन है, एपोस्ट्रोफी एस लगता है। लेकिन आपको पेपर में आ गया देहरादून माउंटेन। अब अधूरा ज्ञान आपको क्यों पेपर में तकलीफ देता है वो समझिए। आपने पढ़ के गए थे बुक में या टीचर ने आपको पढ़ाया जैसे भी कि प्लेस के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, बुक में लिखा होगा ऐसा, और उसके नीचे लिखा होगा अपवाद, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अपवाद का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे एक तरफ जा रहे हैं, एक पीछे जा रहा है, तो उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, क्या एक्सेप्शन है भाई? ये जैसे हम विजय को बोलते हैं, सब एक दिशा में, विजय हमारा अलग दिशा में, भाई छोड़ दो तुम रहने दो, यही तो बोलते हैं ना, एक्सेप्शन नहीं है। इंग्लिश में एक्सेप्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा? दिल्ली पॉपुलेशन और देहरादून माउंटेन, अगर आपको पढ़ा दिया जाए कि प्लेस के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं तो बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, कर सकते हैं। लेकिन अब जरा अपने आप से सोचिए, पोल्यूशन कौन फैलाता है? दिल्ली में थैनोस आ जाए और 2 बार चुटकी बजा दे, पूरी जनता खत्म, ठीक है। अब पोल्यूशन क्या? दिल्ली खुद निकलेगी बाहर, अब मैं मुंह से धुआं छोड़ूंगी, कौन? दिल्ली जा रही भाग भाग के धुआं छोड़ती, कौन फैला रहा पोल्यूशन? इंसान। इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, गाड़ी, कार, सब डीजल, पेट्रोल सब फूंक रहे हैं हम लोग। अभी देखिए कोविड में जब लॉकडाउन लगा था तो कितना पोल्यूशन कम हो गया था, पूरा का पूरा 8 महीने जब शुरुआत में लगा, सब कुछ बंद, रेलवे, पोल्यूशन कम हो गया, हम शांत हुए, पोल्यूशन घट गया। इसमें शहर का कोई रोल है? कोई नहीं बेटा। अब हम लखनऊ वासी, एक आपने जोक सुना होगा लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर, जी बोलना ठीक है, अब चलो बोल दिया सो बोल दिया, बुजुर्ग आदमी, ठीक है। अब करेक्टर कौन डिफाइन करे? एक जोक बहुत पहले सुनते होंगे आप कि बुश ने लालू जी से कहा कि आप हमें बिहार दे दो, हम अमेरिका बना देंगे। टेंडर, तुम हमको अमेरिका दे दो, 2 दिन में उनको बिहार बना देंगे। करना क्या? इधर उधर थूकना है, जो बढ़ जाए करना है, सब अपने यहाँ बन जाएगा। सुना है जो? मतलब अमेरिका और बिहार में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ है बच्चे? लोगों में है। आप भारत को दोष दे रहे हैं किसी चीज के लिए तो आप बेवकूफ हैं। इसमें इंडिया देश तो आपने ही बना रखा है ना, आप सुधारिए, देश अपने आप बदलेगा। तुम उठा के कूड़ा रास्ते फेंक रहे हो, कितना गंदा है यहाँ, गाड़ी का शीशा डाउन, ये पान की पुड़िया गई और फिर पीछे से मारा,
पूरी लहराती हुई पीच जा रही है, देखते होंगे रोड पे, फिर कहेंगे देश हमारा गंदा है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। अबे तुम तो कुछ कर लो, लेकिन चलो वापस आओ। तो जो प्रदूषण है बेटा, वो शहर नहीं फैला रहा, कौन फैला रहा? आदमी। ये एग्जाम्पल किसका है? पर्सोनिफिकेशन। आप लगा सकते हैं, लेकिन बेटा कोई ऐसा आदमी दिखाओ जो अपने पहाड़ों का हाथों पे पहाड़ उगा दे। ये देखो, एक पहाड़ इधर, एक पहाड़ इधर, पूरा डमरू बना चल रहा। पॉसिबल है? नहीं। तो क्या पहाड़ इंसान के हो सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे ये जो प्लेस है, ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल नहीं है। तो यहाँ पे ये आपको पेपर में गलत लिखे हैं। आपको लिखना पड़ेगा माउंटेन्स ऑफ देहरादून। माउंटेन को इधर कर दो, देहरादून को उधर कर दो, ऑफ लगा देता है। कल की क्लास में बताया था क्यों करते हैं ऐसा। लेकिन यहाँ पे आपको अगर पेपर में मिलेगा तो आप यहाँ पे ऑफ लगाएंगे, लेकिन अगर ऊपर मिलेगा तो आप ऑफ नहीं लगाएंगे। अब आपको पेपर में यही डाउट होता है, साला कहीं पर लिखा हुआ है स्थान के साथ आप एस लगाएं यानी अपॉस्ट्रोफी, और कहीं पर ना लगाएं। आपको रटना कुछ नहीं, सेंटेंस के कंटेक्स्ट को रीड करना है, कहना क्या चाहता है। अगर पोल्यूशन इंसान फैलाता है, कोई शहर नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे दिल्ली कैसे डील हो रहा, जैसे मौत आ गई, ठीक है, महिला मौत को हमने महिला बोल दिया ना, आ गई, फेमिनिन जेंडर आ रही है, तो हमने चीज को लिविंग बीइंग की तरीके से डील किया। वैसे ही दिल्ली को भी एज अ लिविंग बीइंग डील किया। तो ये एग्जांपल किसका? पर्सोनिफिकेशन। आप 110% इसमें एस लगा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगा सकते। उसी तरीके से समय, होली आ रही है, तैयारी करो, घर की साफ सफाई करो, पुताई करो, ठीक है, और तुम कह रहे हो मम्मी आने दो। जिस दिन होली आ गई पूरा कमरा ना पता, पिछले 5 साल से मुझसे पुतवा रही है, इस बार मैं होली को धर दबोचूंगा और कहूंगा पहले घर की पुताई करो। क्यों? तुम्हें पता ही, क्योंकि मम्मी क्या, जैसे मम्मी कह फलाना आंटी आ रही है, घर का सारा सामान छुपा दो, ठीक है, फलाना आंटी आ रही है, घर का सारा सामान छुपा दो, तुम लग गए छुपाने के लिए, ठीक है। लेकिन वैसे ही तुम क्या समझ रहे हो, होली भी क्या है, कोई आंटी, लेकिन होली क्या है बेटा, समय, समय पर ही तो आता है एक त्योहार। तो ये सारी चीजें, जैसे वो सारा का सारा किस कैटेगरी में जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। तो उसमें भी आप क्या लगाएंगे? टाइम बताना कितना, नंबर में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। सर चलिए इतना ही रखते हैं, एग्जैक्ट ना है कि और भी टाइम है? एक्चुअली में मुझे आज जाना है हॉस्पिटल, इसलिए क्लास को मैंने एक डिस्कस कर लिया है प्लेस, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सिनेरियो वही, अगर वो समय किसी लिविंग बीइंग को दिखाना चाह रहा है, जैसे होली आ गई, होलीज ओकेजन आप बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो आ रहा है, ठीक है। कहते ना बेटा समय कैसा चल रहा है, नहीं बहुत खराब, तो समय चल रहा है, रोक दो, लंगड़ी फंसा दूंगा मैं अपने समय को। जो आपके जीवन का सबसे अच्छा समय चल रहा है उसको लंगड़ी फंसा गिरा, जैसे चले गिरा दो, तो आपकी जवानी बरकरार, समय चल ही नहीं पा रहा, ठीक है। और जब गिराया पीछे पे बेटा लोहे वाली बेड़ियां डाल दे, अब चल के दिखाओ, मैंने समय रोक दिया, नहीं रोक सकते आप, क्योंकि समय चल नहीं रहा। लेकिन हम बोलते हैं उसको कैसे, एज अ लिविंग बीइंग। और जरूरी नहीं हर जगह समय को मैं लिविंग बीइंग बोलूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेस लिविंग बीइंग है, लेकिन यहाँ पे प्लेस नॉन लिविंग बीइंग है। तो आपको ये समझना होगा, कुछ चंद एग्जांपल से इसको कल मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, निकलना है भैया।